वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 जून 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, विस्तृत जानकारी आपको रिकॉर्डों से अपडेट रहे। तो दोस्तों, मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो रहा हूं, आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओम बिड़ला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 26 जून 2024 को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़ला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी, उनके उम्मीदवार के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के बाद ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। ओम बिड़ला राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार के सांसद हैं। उन्होंने 2003 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारा। 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता था। 2008 में उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। 2013 में उन्होंने तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता। 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 19 जून को वे सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ओम बिड़ला का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था। दोस्तों, वे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और लगातार दूसरी बार है कि वे लोकसभा अध्यक्ष बने। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा 2019-2024 के अध्यक्ष थे और अब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। वह 2 बार लोकसभा स्पीकर बनने वाले छठे स्पीकर हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिड़ला और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश थे। दोस्तों, अगर ओम बिड़ला अपना दूसरा कार्यकाल यानी 5 साल पूरा कर लेते हैं तो बलराम जाखड़ के बाद ऐसा करने वाले दूसरे स्पीकर बनेंगे। बलराम जाखड़ ने इस साल 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। लोकसभा चुनाव 2024 में ओम बिड़ला कोटा से सांसद चुने गए थे। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष पद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। अध्यक्ष को उसके पड़े लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक है। स्पीकर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्पीकर लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला करता है और दोस्तों, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष व्यापार सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। स्पीकर लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में नाटो के अगले महासचिव कौन नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मार्क रूटे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए।
26 जून 2024 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगला महासचिव नियुक्त किया। रूटे की नियुक्ति नाटो के राजदूतों ने ब्रुसेल्स में 32 देशों के गठबंधन के मुख्यालय में मोहर लगाई। मार्क रूटे का जन्म 14 फरवरी 1967 को नीदरलैंड्स में हुआ था। मार्क रूटे 2010 से नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे 1 अक्टूबर 2024 को महासचिव का पदभार संभालेंगे। मार्क रूटे को नॉर्वे के पूर्व पीएम जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह नियुक्त किया गया। स्टोल्टेनबर्ग 2014 से नाटो के महासचिव पद पर कार्यरत थे। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 32 सदस्य देश हैं। नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करना और उसके दायरे को कम करना था। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई देश और हमला करता है तो इसका जवाब सभी नाटो देश मिलकर जवाब देते हैं। नाटो के बारे में जानकारी। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को एक सैनिक गठबंधन के रूप में हुई थी। गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य शामिल हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव हैं मार्क रूटे। सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं गियाम पाओली दी पाओला। 1992 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम देश है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। फिनलैंड 31वें सदस्य के रूप में वर्ष 2023 में गठबंधन में शामिल हुआ। स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में 7 मार्च 2024 को गठबंधन में शामिल हुआ। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास नाटो द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 जून 2024 को फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सांख्यिकी विद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25 जून 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने फ्रैंक डकवर्थ की निधन की जानकारी दी है। 84 वर्षीय फ्रैंक डकवर्थ लुईस स्टर्न DLS नियम के सह आविष्कारक थे। फ्रैंक डकवर्थ का जन्म 26 दिसंबर 1939 को यूके में हुआ था और उनका निधन 21 जून 2024 को हुआ। फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने बारिश से प्रभावित क्रिकेट मैचों में परिणाम के लिए डकवर्थ लुईस नियम बनाया। यह पहली बार 1997 में इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू हुआ था। 1999 में प्रोफेसर स्टीवन स्टर्न ने इस नियम को डकवर्थ लुईस नाम दिया था। फ्रैंक डकवर्थ इंग्लैंड के स्टेशियन सांख्यिकीविद भी थे। डकवर्थ और लुईस को जून 2010 में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBE से सम्मानित किया गया था। DLS का इस्तेमाल मैच के उन हालातों में किया जाता है जब बारिश या फिर अन्य कारण की वजह से सीमित ओवर के मैच में रनों का टारगेट पूरा करना नामुमकिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टैपेन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 2024 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वेरस्टैपेन ने पॉलिस्टर लैंडो नॉरिस से बढ़त लेकर जीत हासिल की। मैक्स एमिलियन वेरस्टैपेन एक बेल्जियम और डच हॉलैंड रेसिंग ड्राइवर हैं जो रेड बुल के रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का अध्यक्ष बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कपिल देव इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 26 जून 2024 को पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव
प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। कपिल देव को HR श्रीनिवासन की जगह नियुक्त किया गया। 65 वर्षीय कपिल पहले से ही उपाध्यक्ष के रूप में PGTI बोर्ड के सदस्य थे। कपिल देव ने 1978 से 1994 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला। महान ऑलराउंडर में शुमार कपिल ने 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले हैं। कपिल की कप्तानी में भारत ने 1983 वनडे वर्ल्ड कप जीता था। 1983 वर्ल्ड कप में उनकी नाबाद 175 रन की पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट के इतिहास की बेहतरीन पारियों में शुमार होती है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 8 शतकों की मदद से 5,248 रन और 434 विकेट लिए। वनडे मैचों में कपिल देव ने 3,783 रन बनाए और 253 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सोबार्नो इशाक इस प्रश्न का सही उत्तर है। 26 जून 2024 को बांग्लादेश मूल अमेरिकी नागरिक सुबार्नो बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए। 12 साल के सुबार्नो को मालबर्न हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई। सुबार्नो इसाक बारी का जन्म 9 अप्रैल 2012 को न्यूयॉर्क के प्रेस्बिटेरियन क्वींस हॉस्पिटल में हुआ था। सुबार्नो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर भी हैं। वे 2 साल की उम्र में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। 7 साल की उम्र में सुबार्नो मुंबई यूनिवर्सिटी के रुइया कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर बने थे। अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क में सिटी कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर लिसा कोइको ने बारी को हमारे समय का आइंस्टीन उपनाम दिया। 2021 में बारी को हार्वर्ड प्रोजेक्ट फॉर एशियन इंटरनेशनल रिलेशंस HPAIR में बोलने का इनविटेशन मिला था। 2021 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के द विंची इंस्टीट्यूशन से द विंची लैरिट अवार्ड जीता था। सोबार्नो ने द लव 2019 और मनीष 2021 किताबें लिखी हैं। सोबार्नो अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैथ और फिजिक्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जिसको भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोला है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक के पर्यटकों के लिए खोल दिया। कैप्टन मनोज पांडे जुलाई 1999 को कारगिल की जंग में खालूबार की लड़ाई में शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में और LOC के पास लड़ा गया था। भारत ने इस युद्ध के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लद्दाख का करंट अफेयर, लद्दाख में कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला हैं। लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में खोला गया। लद्दाख की पैंगसो में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। या तोशो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना। लद्दाख की खुबानी को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गॉज न्यू सैटेलाइट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दोस्तों नासा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा ने 26 जून 2024 को अंतरिक्ष और पृथ्वी पर मौसम के साथ बड़े बड़े सौर तूफानी को निगरानी के लिए गॉज जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट यू को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। गॉज राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA और नासा की गॉज R उपग्रह श्रृंखला में चौथा और अंतिम है।
इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से शाम 5:26 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के भूस्थैतिक कक्षा के लिए रवाना किया गया। उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे और पहुंचने के बाद इसका नाम बदलकर गॉज 19 कर दिया जाएगा। यह वायुमंडलीय गतिविधियों की माप, आकाशीय बिजली की रियल टाइम मैपिंग और मौसम संबंधी खतरों का पता लगाने के लिए 7 उपकरणों से सुसज्जित है। पहली बार इसमें कॉम्पैक्ट क्रोनोग्राफ भी शामिल है, जो बड़े प्लाज्मा विस्फोटों के लिए सूर्य की बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करेगा, जो भू चुंबकीय सौर तूफान पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुहास यथिराज, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस के दिग्गज लुकास माजूर को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। सुहास यथिराज उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। सुहास ने इस साल इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को पछाड़कर विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 11। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया था। भारतीय महिला पहलवानों द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक के बारे में जानकारी। दीपांशी ने 46 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मुस्कान ने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रजनीता ने 61 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मानसी लाठार ने 69 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको बेहतर लगी है, तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी, अन्य चैनलों से बेहतर संपूर्ण जानकारी चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।